नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए जोश, नई उमंग के साथ। तो सबसे पहले आज दोस्तों, जिन्होंने अभी तक कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दीजिए और अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाइए। बताओ, जब कुछ चीज़ पाने के लिए आपने जो लक्ष्य बनाया है उसकी तरफ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कल से करिए, आज से कीजिए। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आज सुबह उठे हो, एक नए जोश के साथ रखो, एक नया आगे सोच रखो कि मुझे क्या करना है। वो लक्ष्य आप अपने उस लक्ष्य को एक फिर अनुरूप दीजिए, फिर एक रास्ता बनाइए कि मुझे वहाँ तक कैसे जाना है। ठीक है, तो रास्ता हमेशा स्टेप बाय स्टेप बनाना कि मुझे उसको किस तरह पाना है। एक दिन में कुछ बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना है। तो एक मतलब लाइन से एक चीज़ बनानी है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसको फॉलो करना है। तो आज हम देखेंगे 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बाय यू। ठीक है, आंसर आप दोगे। तो सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, जो कार्य होता है ना, वो हमेशा जोर से बोलता है, जो कि जो बातें होती है ना उनसे ज़्यादा। कि हम मान लो कोई काम कर रहे हैं तो काम करते नहीं है, उससे पहले हम ज़्यादा बातें करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे बातें चलाते रहते हैं। तो वो बातों से कुछ होता नहीं है। और आप अगर ये ना कहो मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कुछ भी ना कह के आप केवल जो करके दिखा देते हो, तो वो जो करके दिखा देते हैं ना, जो अगर एक्शन कंप्लीट हो जाता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है। बातों से बोलते हैं ना तो डींग हाँकता है, ये एक कहावत है ना, डींग हाँकना मतलब कुछ करना नहीं, केवल बातें बनाता है। तो वो कभी नहीं होनी चाहिए। तो काम हमेशा बोलता है और आदमी का काम हमेशा बोलना चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि आप बातें बनाना छोड़ दीजिए आज से ही। किसी के सामने अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो किसी के सामने भी आप किसी के सामने कुछ बातें नहीं करोगे। आप केवल अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना शुरू कर दोगे। और जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे और एक दिन जब आप उस मेहनत को पाओगे ना, तो चारों तरफ एक विस्फोट टाइप का हो जाएगा कि यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो लग ही नहीं रहा था, ये कैसे हो गया। तो वही एक सफलता होती है कि जो लगता नहीं है ना, जब वो अचानक बनता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आज से फिर बोल रहा हूं कि आपकी एक्शन बोलनी चाहिए। ठीक है, आपके मुंह से बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो आप ये आज ही एक दिमाग में बिठा लीजिए कि अपनी एक्शन को बुलाना है। ओके, तो चलो आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, उसने जो सेविंग स्कीम है वो भी आपकी अपनी हर एक एक ब्रांच, जो पोस्ट ऑफिस लेवल की ब्रांच है उनमें एक्सटेंड कर दी है कि सारी स्कीम जो है उनको, जो छोटी जो ब्रांच है उसमें एक्सटेंड कर दी गई है। अब इससे क्या होगा, जो सेविंग स्कीम है डोर स्टेप टू रूरल इंडिया, जो रूरल इंडिया है उसमें जो जो पोस्ट ऑफिस हैं उनमें भी वो स्कीम चलेंगी। अब इससे क्या होगा, जो जो रूरल इंडिया है वो एम्पावर होगा। कैसे होगा कि ऐसे ऐसे भी गांव हैं जो क्या है, अपनी जो सिटी से, जो मेन सिटी है ना उससे बहुत दूर है, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए उनसे बहुत दूर है। तो इससे क्या होता है, लोग कुछ स्कीम्स का फायदा ही नहीं उठा पाते। तो इससे क्या है, जो इंक्लूसिव नहीं आता उनका, क्या है, जुड़ नहीं पाते हैं, वो एक मेन स्ट्रीम इंडिया से नहीं जुड़ पाते हैं। तो अभी क्या पोस्टल इंडिया ने क्या किया, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए तथा उनको एम्पावर करने के लिए जो अपनी स्कीम्स हैं जो भी, उनको रूरल एरिया में जो पोस्ट ऑफिस ब्रांचेज में भी अभी शुरू कर दिया है। तो आप यार जोड़ जोड़ लेना, एक तो एम्पावर इंडिया हो गया और उनको इंक्लूसिव ग्रोथ में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये दो दो तीन तीन पॉइंट याद रख लेना। और एक डू स्टेप और याद रखना कि हम एक एक कोने तक अपनी स्कीम इंडिया में हर कोने में पहुंचा पाए, कि जो ऐसे एरिया हैं दूर सुदूर इलाके उनके लिए। अब इंडिया में कितनी पोस्ट ब्रांच है, 1,31,113 जो पोस्ट ब्रांच है, ये आपको याद रखने के लिए नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, 1 लाख से ऊपर अपनी पोस्ट ब्रांच है। तो आप सोच सकते हो कि एक एक जैसे आप दे जाओ, हिम वहाँ पे जाओ, अगर नागालैंड आसाम में जाओ, जैसे पहाड़ी इलाकों में जाओ, तो वहाँ पोस्ट ब्रांच दूर है, तो वहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट दूर पड़ जाता है और कोई आना भी नहीं चाहता। जो जो मैक्सिमम वहाँ क्या कुछ जगह में ऐसे क्या ट्राइब्स रहती हैं, तो वो शहरों से नहीं, जंगलों की तरफ अपने गाँव में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। तो जब वो भी अपनी स्कीम्स का फायदा उठाएंगे ना, तो एक इंक्लूसिव हो जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी इंडिया की। अब इतने दिन पहले तक क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या क्या काम करी थी, जो लेटर देना हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, पार्सल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो गया, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस हो गई थी, सेविंग अकाउंट बना रहे थे, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से हो गए। तो रिकरिंग डिपॉजिट जानते हो गया आप, कि एक डिपॉजिट जो हम डिपॉजिट करते हैं कहीं पे भी, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर हमने एक फिक्स डिपॉजिट ले लिया कि 50,000 का हमें डिपॉजिट करना है, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या, आप टाइम टू टाइम, मतलब पहले मतलब 1,000 दे दिया, अगले महीने में 1,000 रुपये दे दिए, तो आप टाइम टू टाइम इसमें इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। और उसका एक टाइम पे फिर टाइम फिक्स रहेगा कि उतने समय के बाद निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आप पार्सल पार्सल में जमा कर सकते हो। वैसे टाइम डिपॉजिट में क्या है, आपने 50,000 रुपये एक साथ डाल दिए। अब उसमें क्या टाइम फिक्स हो गया है कि आपको इतना इतना समय के लिए अगर उसमें निकालोगे तो आपके ऊपर क्या होगा, एक पेनल्टी लगती है उससे पहले निकालते हो। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जानती हो, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही इसको
अमल में लाया गया था, ताकि जो लड़कियों को, एक तो आप समझते हो दहेज के कारण होता था, कुछ लोग बच्चियों को मार देते हैं, और जो जन्म के समय पहले ही मृत्युओं को मार देता था, कोई छोड़ देता है, तो ये चीज़ें कम हो। तो इसके लिए क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो अकाउंट है ये बनाया गया। इससे क्या है, लड़की के नाम पे ये अकाउंट बनाया जाता है पोस्ट ऑफिस में, ताकि उस पर एक तो हाई रिटर्न मिल जाता है, मतलब ब्याज ज़्यादा मिल जाता है, और दूसरा इसमें इनकम टैक्स में भी छूट रहती है। तो ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है। अब नए जो ऑर्डर है उसके बाद क्या क्या फैसिलिटी हो जाएगा, इसमें पब्लिक प्रोवाइडेड फंड हो जाएगा, मंथली इनकम स्कीम हो जाएगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, किसान विकास पात्र भी हो जाएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो जाएगा। अब जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, कि आप अगर किसी पोस्टल ऑफिस में, क्या है जैसे, और दूसरा भी है ना किसान विकास पत्र, ये क्या पत्र है, तो आपने अगर किसी पोस्टल जो ऑफिस है उसमें आपने सेविंग अकाउंट खोल रखा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए, अभी किसी आपकी चीज़ पे लोन चाहिए, कुछ भी आपको लोन चाहिए, तो आपको कोलेट्रल जमा करना, कोलेट्रल देना है। तो कोलेट्रल कहाँ से लाओगे, या तो आपको बैंक से रुपए निकालने पड़ेंगे, तो उसमें क्या आपको घाटा हो जाएगा, क्योंकि बैंक से रुपए चल जाएंगे, रुपए तो चाहिए ही आपको लोन लेना है। तो क्या है, आपको जो ये सेविंग, जो ये डाक ऑफिस, क्या आपको एक सर्टिफिकेट देगा, नेशनल या किसान विकास पात्र देगा, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देगा, कि ये जो अपना अभी सोवरेन बॉन्ड टाइप का ना, इस टाइप का एक बॉन्ड देगा। तो उसमें क्या है, उसको एक कोलेट्रल के रूप में आप जमा कर सकते हो, और फिर आप लोन ले सकते हो। तो ये एक बहुत फायदा होगा कि जो सुदूर इलाके हैं उनको अगर लोन चाहिए, कृषि विकास लोन चाहिए, तो ऐसे लोगों को खुद के पर्सनल काम के लिए लोन चाहिए, तो वो लोन भी ले सकते हैं। तो एक तरह का उनका ये उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ पोस्ट ऑफिस स्टेप टू एक्सटेंड स्कीम टू द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस के जो ये स्टेप है कि उसकी जो स्कीम्स हैं वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी बढ़ जाए ना, तो ये बेनिफिशियल कैसे होगा रूरल इंडिया के लिए, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ऐसा इस पर आप एक अपना व्यू रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिकल पोर्टर व्हील अंडर KVIC कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ठीक है। तो आप याद रख लेना, जो 100 जो ऐसे जो है ये पोर्टर व्हील है, इस पर क्या होता है कि पहले क्या है, कुम्हार होते थे ना, हाथ से क्या है ऐसे एक व्हील होते थे चक्के, उसको घुमाते थे, और उसके बीच में क्या होते थे, ये पोर्टर हो गया, और इसके बीच में क्या वो मिट्टी रखते थे, और जब ये बहुत जोर से घूमता था ना, इसमें हाथ डाल के इसको चारों तरफ इसको गोलाई देते थे। तो इसमें क्या है, बार बार उनको हाथ से घुमाना पड़ता था, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पोर्टर व्हील आ गए, तो अभी आप इनको क्या है, यहाँ से जस्ट बिजली लगा प्रेस करना है और ये पोर्टर व्हील घूमेगा। तो इस पर क्या है, तुरंत जो मिट्टी के घड़े वगैरह हो गए कुछ, अभी तो आजकल है ना, हम प्लास्टिक को छोड़ के क्या है छोटे छोटे कप पे आ रहे हैं, तो कुल्हड़ पे वापस आ रहे हैं, तो इस पर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये पोर्टर व्हील अभी क्या किया है, किसान कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उनको 100 जो इलेक्ट्रिकल पावर व्हील है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि इनकी लाइफ ईजी हो जाएगी, एक तो कि बार बार उनको घुमाना नहीं पड़ेगा, उसमें हाथ बहुत दर्द होता है, वो बार बार उसको बहुत तेज घुमाते हैं ना इसका, तो और उनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, एक हाथ दर्द नहीं करेगा दिन में, कि एक तो पहले 100 बनाता था, अभी 400 बना देगा, तो ऐसा ये उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो अब फिर पूछा जा सकता है जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना है ये क्या है, तो ये क्या है, इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में देख लेना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज क्या है, जो कॉटेज इंडस्ट्री को क्या है एम्पावर करता है, जो खादी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एम्पावर करता है, तो इसके लिए कमीशन है। तो उसका एक इनिशिएटिव है टू एम्पावरमेंट ऑफ पोर्टर्स, जो है ना कुम्हार है उनको, जो कुम्हार की कम्युनिटी है, जो रिमोटेस्ट जो एरिया है, लोकेशन है, जो गांव के सुदूर इलाकों में, उनकी कम्युनिटी को एम्पावरमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव था। तो ये प्रोग्राम क्या क्या प्रोवाइड करता है, जो उनको जो पोर्टर्स हैं जो नए नए प्रोडक्ट बनाने में उनको ट्रेनिंग देता है, नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हो गए, जैसे ये पोर्टर हो गया, ये प्रोवाइड कराता है, तथा उनको मार्केट और उनको जो KVIC के जो खादी के जो एक्सिबिशन होते हैं ना, उसमें भी उनको प्लेस देता है, ताकि उनके जो जो इक्विपमेंट से बनाए गए पोर्टर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड में है। आप भी सोचते हो कि हम कितना भी फ्रिज का पानी पी लो, ठीक है, आप एक छोटे से उदाहरण लेता हूँ, कितना भी फ्रिज का पानी लो, कितना भी सब कुछ ले लो, लेकिन जो घड़े का पानी और ठंडा पानी होता है ना गर्मी में, उसका जितना आनंद है, उसका जितना स्वाद आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और हमेशा फ्रिज के पानी को कम से कम पीना चाहिए ना, एक घड़े का पानी बहुत मीठा होता है, तो हमेशा जहाँ तक हो सके घड़े का पानी पीजिए, गला को भी खराब नहीं करेगा आपको। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज ए इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है, तो आप इसको उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब, ठीक है, वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लैब बनाई गई है, कहाँ पे, जो आनंद है गुजरात में, वहाँ पे बनाई गई है। तो ये लैब क्या, इसके क्या बनाएगी, क्या इसका फ़ायदा होगा, कि ये जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी चेक करेगी हनी की, तो क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ हनी, एंड बाद में जब क्वालिटी प्रोडक्शन हो जाता है तो वो एक्सपोर्ट होगा अदर कंट्री में। तो आप भी सोच सकते हो कि आज सबसे ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, कोई भी लैब होती है तो उससे क्वालिटी चेंज
टेस्ट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब क्वालिटी टेस्ट होने के बाद क्या है, इसको दूसरी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसका बी कीपिंग का प्रमोशन किसके द्वारा है, तो ये दो मिशन है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो ये गवर्नमेंट का ये हॉर्टिकल्चर है जिसमें सब्जी सब कुछ है ना, सब्जी पैदा करना, फल फ्रूट पैदा करना, ये उसी का मिशन है, उसी के तहत इसको प्रमोट किया गया है। और नेशनल मिशन फॉर बी कीपिंग मिशन है, दो मिशन का याद रख लेना आप। ये लैब एस्टाब्लिश की गई है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया जो आनंद में है गुजरात में, तथा नेशनल बी कीपिंग बोर्ड इनके द्वारा डेवलप किया गया है। तो दोनों को याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है आपसे एक क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा कि इनका एक विजन है कि जो सीड रिलेशन है, शहद एक बहुत चीज़ है, अगर शहद को सही अच्छा शहद हो ना, एक क्लास 1 शहद हो, तो उनको पता है कि वो मतलब 100 साल से भी ज़्यादा शहद चल सकता है, लगभग बताते हैं 300 साल तक अगर शुद्ध शहद हो वो चलता है। तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी जो होता है ना वो लंबा चलेगा, तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। और एक बहुत ही शहद बहुत ही गुणदायक चीज़ होती है। और इसका क्या एम्पावरमेंट क्या होगा, फार्मर्स को एम्पावरमेंट होगा, अगर आप क्वालिटी उसको क्वालिटी सर्टिफिकेट दे देते हो तो फार्मर्स का अमाउंट उसको अच्छी प्राइस मिलेगी। अगर उसको आप क्वालिटी सर्टिफाइड, किसी भी क्वालिटी सर्टिफाइड चीज़ होती है ना, तो उस पर भी क्या है कि अच्छा पैसा मिलता है। और इसमें क्या है ज़्यादा बाद में एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि किसान और से ज़्यादा क्या है वो करेंगे, शहद पैदा करेंगे, और फिर वो क्या है वर्ल्ड वाइड हम दूसरी कंट्री में उसका एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे फार्मर की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब सिचुएटेड एट, कि मतलब कहाँ सिचुएट है, वहाँ कहाँ पे स्थित है, जो गुजरात में, तो जगह का नाम लिखना, और किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई है और किसके सपोर्ट से एस्टैब्लिश की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूज है अल्ट्रा रैपिड टेस्ट किट कोविड-19 विद रिजल्ट विद इन 30 सेकंड डेवलप्ड बाय जॉइंट इंडिया इजराइल। तो आप जैसे कि जानते हो कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जो एजेंसी है वो कुछ ना कुछ टेस्ट किट बना रही है। इंडिया में इतने टेस्ट किट, इतने इक्विपमेंट बन चुके हैं, तो एक लाजमी सा है क्वेश्चन इतना, यूपीएससी भी हो गया, एसएससी भी हो गया, तो इतना जो माइन्यूट क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्योंकि अभी बताऊँ कि कोविड-19 के आने के बाद लगभग मैं बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा इनोवेशन हो चुके हैं, हर कंपनी ने इतना ज़्यादा इनोवेशन कर दिया है, तो ये नहीं होगा। लेकिन आप ये याद रखना कि अगर कोई इनोवेशन हुआ है इंडिया ने दूसरी कंट्री के साथ मिल के बनाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बता रहा हूँ। क्योंकि इंडिया अगर एक खुद के अंदर ज़्यादा है ना, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने भी बनाया है। या फिर ऐसी इंडिया में अगर ऐसी चीज़ बना रहा है जो उस फील्ड से कभी जुड़ा ही नहीं है, और वो ऐसा इनोवेशन कर रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो इंडिया की टेक्नोलॉजी बन जाती है कि हम जब उस समय आए ना, तो हम अपनी एक परिस्थिति को छोड़ के हम दूसरी परिस्थिति को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम अपना इनोवेशन दूसरी फील्ड में भी कर सकते हैं। तो इसमें बताऊंगा कैसे। तो अभी तो याद कर लेना कि ये टेस्ट किट बनाया गया इंडिया और इजराइल के द्वारा, ठीक है, इंडिया और इजराइल के द्वारा, तो इसलिए कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्या है डीआरडीओ, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये टेस्ट किट है, ये मेडिकल इक्विपमेंट है, और डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिफेंस में रिसर्च करता है, ठीक है। और इधर क्या है इजराइल का डिफेंस रिसर्च जो विंग है, उसने ये दोनों टेस्ट बनाया, जिनका मेडिकल से कोई लेना देना ही है, जिनका है ही केवल बनाना, हथियार बनाने का काम है, वो जो अब मेडिकल की चीज़ें वो बना रहे हैं। तो एक इम्पोर्टेंस ये भी है, आप बता सकते हो कि हम समय के आने के बाद चेंज हो सकते हैं किसी तरह भी। तो ये जो डिफेंस की चीज़ जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। जैसे एक दिल्ली में हॉस्पिटल बना था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मेडिकल से अलग है, और एक डिफेंस जो दूसरा इंडस्ट्री वो चीज़ें बना रही है, और ना ही वो इसमें कोई क्या साइंटिफिक रिसर्च कर रही हैं, तो ये बना रहे हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, एक तो जो आइसोथर्मल टेस्टिंग है, जो टेम्परेचर टेस्ट करती हैं, ब्रीथ को एनालाइज करते हैं, वो टेस्ट लगा दी। वॉइस को, अगर आपको कोविड-19 है तो आपकी वॉइस में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके फेफड़ों में वो जमने लग जाएगा। तो ये ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पे बेस पे ये टेस्ट किट बनाया गया है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया एंड इजराइल डेवलप्ड फास्ट टेस्टिंग किट ऑफ कोविड-19, पूरा का पूरा दे दिया कि इंडिया और इजराइल ने बनाया है। जो एजेंसी हैं उनके नाम बताइए, कौन कौन सी एजेंसी ने मिलके बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, निकारागुआ बिकम्स द 87th कंट्री टू ज्वाइन आईएसए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएसए के बारे में बताऊंगा आराम से, क्या है आईएसए क्या है। तो निकारागुआ 87th कंट्री बन गई है, और अभी आपके एग्जाम भी आने वाला है। तो अगर अभी आपका पेपर बन रहा है तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि प्री में पक्का आएगा, ठीक है। तो ये लिख के ले लीजिए। तो ये आईसी क्या है पहले बता दो, एक वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है जो इम्प्लीमेशन होगा, जो पेरिस जो क्लाइमेट चेंज है उनके इम्प्लीमेशन करने के लिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या था कि हमको जो कार्बन का एमिशन है वो कम से कम लेके आना है, और ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको जो बढ़ने से रोकना है। तो जो कार्बन का एमिशन था 2% से नीचे लाना था, ठीक है। तो ये कैसे होगा
कि जो हमें जो बिजली बनानी है जो वो हाइड्रोकार्बन को छोड़ के बनानी है, हाइड्रोकार्बन यूज़ नहीं करना है, मतलब कोयले से बिजली नहीं बनानी है। तो उसके लिए क्या एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया। तो जो भी देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जहाँ पे सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो उन देशों ने मिलकर एक सोलर अलायंस बनाया गया ज़्यादा कि हम जो सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। तो ये आईसी है, तो इसमें भी निकारागुआ ने अपना मतलब मेंबरशिप किया है, निकारागुआ 87 कंट्री। तो ये इससे क्या होगा, जब हम सोलर यूज एनर्जी का यूज़ करेंगे बिजली बनाने में और हर काम में सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि कार्बन एमिशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। आप तो इंडिया में देखे हो 100 गीगावाट की जो हमारी जो एक 2020 तक लक्ष्य है, और हर जगह इंडियन रेलवे भी अभी क्या है सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। अभी रेवा में सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने एक नया सोलर पावर प्लांट लगाया। अभी इंडियन नेवी बार बार हर जगह पे अपने 3 जगह, मैंने कल 3 दिन में पढ़ाया कि इंडियन नेवी ने 3 अपने सोलर पावर प्लांट लगाए। पहले महाराष्ट्र में 2 मेगावाट का, कल एली मुजा कौन सा अजीम मुजा, यार वो नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, केरला में, पहले उससे पहले कोचीन में अपना सोलर पावर प्लांट लगाया था। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो, क्योंकि अब इससे हमारा जल्दी से जल्दी हम एक तो कार्बन एमिशन से मुक्ति पाएंगे तथा वर्ल्ड जो टेम्परेचर है उसको रोक पाएंगे जो पेरिस क्लाइमेट के हिसाब से। और तो अपने देश में भी क्या रिन्यूएबल एनर्जी का एक हिस्सा बन जाएगा, ताकि देश में जो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे जो सिटीज़ हैं जो एक कार्बन गैस का एक हब बन चुका है, जैसे दिल्ली हो गया जो वर्ल्ड पोल्यूशन में नंबर 1 पे आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो अभी देख सकते हैं ये अलायंस क्या है, ये अलायंस क्या है 181 कंट्रीज का क्या है एक अलायंस है। अब अलायंस होता है मतलब जोड़ना, उसमें से सारी कंट्रीज जो मैंने बताया कि सनसाइन कंट्रीज, जिसमें सबसे ज़्यादा धूप रहती हो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहती है। अब ये लॉन्च किसने किया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये गुरुग्राम हरियाणा मतलब इंडिया में है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहला एक इंटरनेशनल अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, आप फिर से देख लेना मैंने पूरा क्या बताया। क्वेश्चन है मैक्सिमम अलायंस ऑफ कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या है मैक्सिमम अलायंस ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाइज बिटवीन लेटीट्यूड, कौन कौन सी लेटीट्यूड के उसमें मतलब बीच में पड़ती है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। अब लेटीट्यूड आप देख लीजिए दोनों का लेटीट्यूड क्या क्या है, ठीक है। अक्षांश और क्या है अक्षांश वगैरह। आप निकार को देख लीजिए, ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, ये तो नॉर्थ अमेरिका है, और इधर साउथ अमेरिका है। तो पनामा के ऊपर ये है निकारागुआ, तो ये भी याद रख लेना थोड़ा सा, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन को बीच में पड़ता है, पनामा नहर से ऊपर जस्ट, ठीक है, कोस्टा रिका से ऊपर है। तो ये मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये कंट्री एक नंबर दे दिया और लिख दिया जाएगा फाइंड द कंट्री नंबर 1, वो बिकम्स द ICS 87 मेंबर, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड पेन डाटा, ठीक है। जो पेन कार्ड का ये पेन वो लिख देना PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, पेन डाटा टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये हो गया अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये हो गई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये फाइनेंशियल यूनिट जो इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पेन डाटा दे रही है इसको, तो हम इसको बारे में देख लें। इनकम टैक्स जानते हैं इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन इसके बारे में हमें भी जानना है। तो ये क्या है सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो ऑथराइज है कि जो आप अपने बैंकों से कितना भी अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ज़्यादा का कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो बैंकों से ज़्यादा के अकाउंट के बारे में डिटेल कर सकती है। जिसने लाखों में कैश ट्रांजेक्शन किया है दिन में, मतलब एक दिन में 2 दिन में, मतलब जो बहुत ज़्यादा रुपये में कैश ट्रांजेक्शन कर रही है, तो उनका जाके ये डाटा ले सकती है, प्राइवेट एंड पब्लिक बैंक सभी से। और बाद में अगर किसी का ऐसा इसको सस्पिशियस लगा है कि इसने 10 लाख का ट्रांजेक्शन, इसका मतलब इनकम ही नहीं है इतनी, इसका इतना मतलब डाटा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसके अचानक एक साथ में मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख इतना का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अगर इस पर आपके ऊपर शक होता है, तो ये आपका डाटा क्या है सेंड करेगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसियों को सेंड कर देगी कि आप इन बंदों के ना आप चेक कीजिए यहाँ क्या हो सकता है। अगर अचानक इतना पैसा आता है तो क्या कारण हो सकता है, या तो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, कि या तो कोई टेरर फाइनेंसिंग का काम करे, या टैक्स इवेजन हो रहा है, या मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गलत है कि इसके पास इतने रुपए नहीं थे और अचानक कैश ट्रांजेक्शन इतना हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ गलत है। तो इसके लिए रोकने के लिए अब CTR पे देखा था ना कि जैसे क्या था कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अब कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट क्या है, जो ये 10 लाख या उससे ऊपर का जो ट्रांजेक्शन है उसको ये ले लेती है बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो आप याद रख लेना ग्लोबल एक ये रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जो कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे।
द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पास करता है। अब असेसमेंट कब कितने साल में होता है? 5 साल होता है, 5 साल में एक बार होता है, ठीक है, एवरी 5 ईयर। तो सिंस 1990 इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 साल में एक बार होता है, आप ये याद रख लीजिए बस। वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 4.06 मिलियन, नहीं बिलियन हेक्टेयर है शायद, है ना, बिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, नॉट मिलियन। और ये 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया। तो आपको 4.606 याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद इतना ही है। आप तो पहले तो इसको चेक कर लीजिए, इसको बिलियन कर लेना, है ना, ठीक है, ये गलती से मिलियन हो गया है, ठीक है। और आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आप ये इतना याद रखिए 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया। लगभग होना कितना चाहिए? 33% मिनिमम है। तो 31% ऑफ टोटल लैंड एरिया अभी तक इसने एस्टिमेट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया जो गेन हुआ है वो कहाँ हुआ है? 2010 से 2020 के बीच में एशिया के अंदर हुआ है। तो ये भी याद रख लीजिए, एशिया में मतलब फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं। और अफ्रीका में क्या है? सबसे ज़्यादा मतलब लॉस्ट हुआ है इसी पीरियड के बीच में। तो भी ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि अभी अफ्रीका भी बहुत क्या है, डेवलप नहीं है, बहुत डेवलपिंग कंट्री है, और उसको बहुत ज़्यादा अभी डेवलप होना है। तो उसमें क्या, अगर वो डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा होंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वनों की कटाई होगी। तो इसीलिए अफ्रीका में क्या है, वन बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। इंडिया ने क्या है कि रैंक पाई है थर्ड, जो गेन किया है ना, उनमें इंडिया ने थर्ड रैंक पाई है। तो 5 देश कौन कौन से हैं जो टॉप हैं? सबसे पहले चाइना ने गेन किया, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे इंडिया, चिली एंड वियतनाम। तो आप याद रख लेना कहाँ कहाँ पे है। चाइना यहाँ पे हो गया 1, ऑस्ट्रेलिया 2, चिली 3 एंड ये नाम इंडिया 3, चिली 4 और वियतनाम इंडिया के पास इन्होंने गेन किया है। तो क्रेडिट क्या किया जाता है? इंडिया का जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो उसको क्रेडिट जाता है। और दूसरा क्रेडिट क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 12.5 मिलियन, ठीक है, 12.5 मिलियन पर्सन है जो एम्प्लॉयड हैं ग्लोबली फॉरेस्ट में। उसमें से अकेले में इंडिया में 6.23 मिलियन, जो 12.5 मिलियन पूरे वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया में अकेले में 6.23, मतलब आधा 50% इंडिया में हम केवल वनों में एम्प्लॉय कर रखा है। और इंडिया में टोटल 2% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट है, ये भी याद रख लेना, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2% टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि एफर्ट्स क्या करती है? डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इसके लिए क्या है? एफर्ट्स हैं। तो इसीलिए आप इसमें अलग से भी पूछा जा सकता है, इसका काम दूसरा है और एक काम साथ में उसका भी करिए। इसका आप मोटो भी देख सकते हो, फियाट फिनिश ट्रांसलेट लेट देयर बी ए ब्रेड, सभी के लिए खाना हो, इसका मतलब ये भी है। तो ये फाउंड की गई थी अक्टूबर 1945 में, 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। एंड ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर आपने को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम आगे जाके सुधार कर सकें। ऐसे ही डेली आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी अपने चैनल पे, तो इसी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हाँ, सभी न्यूज़ का PDF में मिल जाएगा, जो कि SKBincher.blogspot.com पे आपको ब्लॉग के लास्ट में आपको PDF मिल जाएगा पूरी न्यूज़ का। ओके, जय हिंद, जय भारत।